नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, जिसे हिंदी में सूचीकरण के उपसूत्र भी कहते हैं। कैनन्स के बारे में हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन में कैनन्स के बारे में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो कैनन्स है ये एक सामान्य सिद्धांत या स्टैंडर्ड है जो हमारी निर्णय लेने में सहायता करता है। जो कैनन शब्द है इसका सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन में तो प्रयोग किया था WCB सीयर्स ने, और कैटलॉगिंग के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो आप इसे ध्यान से याद रखना। कैनन शब्द का अर्थ होता है कानून, उपसूत्र, मापदंड या अधिनियम, परंतु जो रंगनाथन थे उन्होंने कैनन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का ही प्रयोग किया है। क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में हमने 43 कैनन्स पढ़े थे, परंतु कैटलॉगिंग के क्षेत्र में हम 9 कैनन्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी पिछली क्लास नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में हमने इन कैनन्स के निर्माण के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की हमारी क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैनन्स ऑफ असर्टेनेबिलिटी, जिसे हिंदी के अंदर निर्धारिता का उपसूत्र भी कहते हैं। रंगनाथन के अनुसार सूची की प्रविष्टियों में सूचना निर्धारित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक। रंगनाथन के अनुसार कैटलॉगिंग की एंट्री में जो सूचना होती है वो निश्चित होनी चाहिए, न कि कोई काल्पनिक सूचना होनी चाहिए। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत मेन एंट्री और एडिट एंट्री की हेडिंग के चयन और प्रतिपादन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज यानी टाइटल पेज के पीछे का पेज के उपयोग को निर्धारित करता है। यानी जो डॉक्टर SR रंगनाथन है उन्होंने मेन एंट्री और एडिट एंट्री की हेडिंग के चयन और प्रतिपादन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज यानी टाइटल पेज के पीछे का जो पेज होता है उसे ओवरफ्लो पेज कहते हैं, इनके उपयोग को निर्धारित किया है। मतलब इन्हीं जो ये पेज हैं टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज, इन्हीं पेज का प्रयोग किया है उन्होंने। किसके लिए? मेन एंट्री और एडिट एंट्री की हेडिंग के चयन और प्रतिपादन के लिए। अब हम हमारा नेक्स्ट कैनन देखते हैं, जो कि है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, जिसे हिंदी में प्रबलता का उपसूत्र भी कहते हैं। यह उपसूत्र मुख्य रूप से एंट्री के व्यवस्थापन से जुड़ा है। मतलब जो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है ये मुख्य रूप से एंट्री के व्यवस्थापन से जुड़ा हुआ है। यह उपसूत्र हमें निर्देशित करता है कि एंट्री में हेडिंग के लिए हमेशा उस शब्द का चयन करना चाहिए जो अन्य शब्द की अपेक्षा बहुसंख्यक हो तथा एंट्री के प्रथम पद को बड़े अक्षरों में या गहरी स्याही से लिखना चाहिए। जो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है ये उपसूत्र हमें निर्देशित करता है कि जो प्रविष्टि यानी एंट्री है इसमें जो शीर्षक यानी हेडिंग के लिए हमेशा उस शब्द का चयन करना चाहिए हमें जो अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो, यानी बहुत बार उपयोग किया गया हो, और प्रविष्टियों के प्रथम पद को बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जो एंट्री होती है उसका जो प्रथम पद होता है उसको हमेशा बड़े अक्षरों से लिखना चाहिए। जो प्रथम अक्षर होता है हमारा उसको हमेशा बड़े अक्षरों से लिखना चाहिए और गहरी स्याही से लिखना चाहिए। आगे देखते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार महत्वपूर्ण प्रविष्टि पहले दिखाई देनी चाहिए, यानी जो हमारी इम्पोर्टेंट एंट्रीज होती हैं वो पहले दिखाई देनी चाहिए। जो हमारा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है ये मुख्य रूप से एंट्री के व्यवस्थापन से जुड़ा हुआ है, और ये उपसूत्र हमें निर्देशित करता है कि एंट्री में हेडिंग के लिए हमेशा उस शब्द का चयन करना चाहिए जो बहुसंख्यक हो, यानी अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो, और इसमें एंट्री के जो प्रथम अक्षर होता है वो बड़े अक्षरों से और गहरी स्याही से लिखा होना चाहिए। और जो हमारी इम्पोर्टेंट एंट्री होती है वो पहले दिखाई देनी चाहिए। मतलब जो आगे सबसे पहले कौन सी दिखाई देनी चाहिए? जो हमारी इम्पोर्टेंट एंट्री होती है वो सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए। अब हम हमारा तीसरा कैनन देखते हैं, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी
व्यष्टिकरण का उपसूत्र। पहले इस उपसूत्र का नाम कैनन ऑफ प्योरिटी था, परंतु जब क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड का 5th एडिशन आया 1964 में, तब कैनन ऑफ प्योरिटी का नाम बदलकर कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया गया था। ये उपसूत्र ये प्रतिपादित करता है कि किसी भी सत्ता या इकाई का नाम, चाहे वह व्यक्ति, भौगोलिक इकाई, समष्टि निकाय, ग्रंथमाला, प्रलेख, विषय, भाषा हो, जिसको सूची पृष्ठि के शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, वह ऐसा हो जो मात्र एक ही सत्ता यानी इकाई को निर्दिष्ट करे, न कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करे। इस उपसूत्र के अनुसार किसी भी सत्ता का नाम, चाहे वह व्यक्ति हो, भौगोलिक इकाई हो, समष्टि निकाय हो, ग्रंथमाला हो, प्रलेख हो, विषय हो या भाषा हो, जिसको सूची पृष्ठि के शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यानी जो एंट्री है उसके हेडिंग के रूप में प्रयुक्त किया गया है, वह ऐसा हो जो मात्र एक ही सत्ता यानी जो इकाई है, मेन इकाई है, उसी को निर्दिष्ट करे, यानी उसी को ही स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे कि यही वो इकाई है, न कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करे। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इकाई की बात कर रहे हैं, यानी किस सत्ता की बात कर रहे हैं हम। अब हम हमारा नेक्स्ट कैनन देखते हैं, जो कि है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, जिसे हिंदी के अंदर वांछित शीर्षक का उपसूत्र भी कहते हैं। पहले कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग का नाम कैनन ऑफ रिलेवेंस था, परंतु डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पुस्तक हेडिंग एंड कैनन्स, जो कि 1955 में आई थी, इसमें कैनन ऑफ रिलेवेंस का नाम बदलकर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कर दिया गया था। यह सिद्धांत पाठक की मांग या खोज से संबंधित है। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि मेन एंट्री और एडिट एंट्री के लिए हेडिंग के चयन का निर्णय पुस्तकालय सूची के उपयोगकर्ताओं की मांग या खोज की संभावना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अर्थात जो कैनन है, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, ये निर्धारित करता है कि जो मेन एंट्री और एडिट एंट्री की हेडिंग है, इसके चयन का निर्णय जो लाइब्रेरी कैटलॉग के जो उपयोगकर्ता हैं, यूज़र हैं, उनकी जो मांग है या उनकी जो खोज है, उनकी संभावना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब हम हमारा नेक्स्ट कैनन देखते हैं, जो कि है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसे प्रसंग या संदर्भ का उपसूत्र भी कहते हैं। यह उपसूत्र निर्देशित करता है कि सूची संहिता के नियमों और प्रावधानों में वर्तमान प्रचलनों को ध्यान में रखना चाहिए और ज़रूरत के अनुरूप नियमों में भी संशोधन कर लिया जाना चाहिए। अर्थात इस उपसूत्र के अनुसार जो हमारी सूची संहिता है, इसके नियमों और प्रावधानों में वर्तमान प्रचलनों और जो हमारी ज़रूरत है उसको ध्यान में रखकर इसमें संशोधन कर लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार रंगनाथन ओपन एक्सेस सिस्टम में कैटलॉग की मेन एंट्री से ग्रंथ सूची विवरण यानी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जैसे पेज साइज, पब्लिश्ड ईयर आदि को छोड़ने का सुझाव देते हैं। अर्थात जो रंगनाथन है वो इस उपसूत्र के अनुसार जो ओपन एक्सेस सिस्टम है, इसमें कैटलॉग की जो मेन एंट्री है उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जैसे पेज संख्या होगी, उसकी साइज होगी, उसके जो पब्लिश्ड ईयर है वो हो गया, इन जानकारी को छोड़ने का सुझाव देते हैं। अब हम नेक्स्ट कैनन देखते हैं, जो कि है कैनन ऑफ परमानेंस। इसे हिंदी में स्थायित्व का उपसूत्र भी कहते हैं। इस उपसूत्र का मुख्य उद्देश्य शीर्षक में स्थायित्व बनाए रखना है। मतलब जो कैनन है, कैनन ऑफ परमानेंस, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हेडिंग है उसको स्थायित्व बनाए रखना, यानी उसको परमानेंट बनाए रखना। मतलब जो हमारी हेडिंग है उसे बार बार बदलने की हमें ज़रूरत ना पड़े, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए हमारी। अब आगे देखते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार कोई भी लेखक या संस्था द्वारा नाम बदले जाने की स्थिति में तो शीर्षक में परिवर्तन करने की जगह CRITIC
CIE यानी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी नामांतर निर्देश प्रविष्टि बना लेनी चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार अगर कोई लेखक है या कोई संस्था है उसका नाम बदलता है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी हेडिंग है उसमें परिवर्तन करने की जगह हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री यानी नामांतर निर्देश प्रविष्टि बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कैनन देखते हैं, कैनन ऑफ करेंसी, जिसे हिंदी में प्रचलन का उपसूत्र भी कहते हैं। यह उपसूत्र ये निर्देशित करता है कि किसी सूची की एंट्री में प्रयुक्त पद प्रचलित होना चाहिए, यानी जो हम एंट्री कैटलॉग बना रहे हैं उसकी जो एंट्री होती है उसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो प्रचलित होने चाहिए, पुराने शब्द नहीं होने चाहिए। बहुत आगे देखते हैं, इस उपसूत्र के अनुसार कभी कभी कुछ विषयों के नाम में परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए और विषयों के नाम के परिवर्तन की स्थिति में सब्जेक्ट एंट्री या CIE यानी क्लास इंडेक्स एंट्री के शीर्षक में बदलाव कर लिया जाना चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार कभी कभी जो कुछ विषय होते हैं उनके नाम में परिवर्तन हो जाता है तो हमें उस परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए और इन विषयों के नाम के परिवर्तन की स्थिति में सब्जेक्ट एंट्री या क्लास इंडेक्स एंट्री के हेडिंग में बदलाव कर लिया जाना चाहिए। अब हम हमारा नेक्स्ट कैनन देखते हैं जो कि है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसे संगतता का उपसूत्र भी कहते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार किसी सूची संहिता के नियमों एवं उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसी प्रलेख की सभी इतर प्रविष्टि यानी एडिट एंट्रीज प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि यानी मेन एंट्रीज से संगतता रखती हो। इस उपसूत्र के अनुसार जो कैटलॉग कोड है उसके नियमों और उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जो डॉक्यूमेंट है उसकी सभी एडिट एंट्रीज और मेन एंट्रीज में संगतता हो यानी अनुकूलता हो। आगे देखते हैं, सभी प्रलेखों यानी डॉक्यूमेंट की एंट्रीज यानी प्रविष्टियों की कुछ विशेष अनिवार्यताएं हैं, जैसे पहली है चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, दूसरी है स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये दो डॉक्यूमेंट एंट्रीज की कुछ विशेष अनिवार्यताएं हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट कैनन देखते हैं, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, जिसे पुनः स्मरण का उपसूत्र भी कहते हैं। ये उपसूत्र DRTC में विकासात्मक शोध का परिणाम है। ये उपसूत्र DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में विकासात्मक शोध का परिणाम है। आगे देखते हैं, इस उपसूत्र के अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था, सम्मेलन, शीर्षक के बहुशाब्दिक नाम में से केवल उसी शब्द या शब्द समूह को एंट्री यानी प्रविष्टि पद के रूप में चुनना चाहिए जिसमें मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः स्मरण का गुण सर्वाधिक हो। यानी जो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है, ये उपसूत्र किसी व्यक्ति, संस्था, सम्मेलन, शीर्षक के बहुशाब्दिक नाम में से केवल उसी नाम को एंट्री के रूप में चुनने को कहता है जो मानव मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालता हो कि वो पुनः स्मरण हो उसमें, यानी उसमें जो शब्द में पुनः स्मरण का गुण होना चाहिए। तो कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग के बारे में हमने पूरी डिटेल से यहाँ पर पढ़ लिया है, तो एक बार हम इसे रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, जिसे निर्धारिता का उपसूत्र भी कहते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार सूची की जो एंट्री होती है उसमें जो सूचना होती है वो निश्चित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक। और ये सिद्धांत मेन एंट्री और एडिट एंट्री की हेडिंग के चयन और प्रतिपादन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में टाइटल पेज और ओवरफ्लो पेज यानी टाइटल पेज के पीछे वाले पेज को उपयोग करने का निर्धारित करता है। इसके बाद हमने पढ़ा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस यानी प्रबलता का उपसूत्र। यह उपसूत्र मुख्य रूप से एंट्री के व्यवस्थापन से जुड़ा हुआ था और ये उपसूत्र हमें निर्देश करता है कि जो एंट्री है
उसके शीर्षक के लिए हमेशा उस शब्द का चयन करना चाहिए जो अन्य शब्द की अपेक्षा बहुसंख्यक हो। और हमने पढ़ा कि जो एंट्री है उसका पहला शब्द बड़े अक्षरों में और गहरे स्याही में लिखा होना चाहिए, और जो हमारी महत्वपूर्ण एंट्री है वो सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का उपसूत्र। ये उपसूत्र ये प्रतिपादित करता है कि किसी भी सत्ता का नाम, चाहे वह व्यक्ति हो, भौगोलिक इकाई हो, समष्टि इकाई यानी कॉर्पोरेट बॉडी हो, या ग्रंथमाला हो, प्रलेख हो, विषय हो या भाषा हो, जिसको सूची प्रविष्टि के शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, वह ऐसा हो जो मात्र एक ही सत्ता को निर्दिष्ट करे, न कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करे। इसके बाद हमने पढ़ा कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग यानी वांछित शीर्षक का उपसूत्र। यह सिद्धांत पाठक की मांग या खोज से संबंधित है। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि मेन एंट्री और एडिट एंट्री के लिए हेडिंग के चयन का निर्णय लाइब्रेरी कैटलॉग के यूज़र की मांग या खोज की संभावना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में यानी प्रसंग या संदर्भ के उपसूत्र के बारे में। यह उपसूत्र निर्देशित करता है कि सूची संहिता यानी कैटलॉग कोड के नियमों और प्रावधानों में वर्तमान प्रचलनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और ज़रूरत के अनुरूप नियमों में भी संशोधन कर लिया जाना चाहिए। यानी जो कैटलॉग कोड है उसके नियमों और प्रावधानों में वर्तमान प्रचलनों को ध्यान में रखकर हमें नियमों में संशोधन कर लेना चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार रंगनाथन ने ओपन एक्सेस सिस्टम में कैटलॉग की मेन एंट्री से बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जैसे पेज हो गया, साइज होगी उसका पब्लिश्ड ईयर हो गया आदि, इन डिटेल्स को छोड़ने का सुझाव दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कैनन देखा हमने कैनन ऑफ परमानेंस, जिसे स्थायित्व का उपसूत्र भी कहते हैं। इस उपसूत्र का मुख्य उद्देश्य शीर्षक में स्थायित्व बनाए रखना है। इस उपसूत्र के अनुसार कोई भी लेखक या संस्था द्वारा नाम बदले जाने की स्थिति में तो शीर्षक में परिवर्तन करने की जगह क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री यानी नामांतरण निर्देशी प्रविष्टि बना लेनी चाहिए। अगर कोई लेखक या संस्था का नाम बदल रहा है तो हमें ऐसी स्थिति में क्रॉस रेफरेंस एंट्री बना लेनी चाहिए। इस उपसूत्र के बाद हमने देखा कैनन ऑफ करेंसी, जिसे प्रचलन का उपसूत्र भी कहते हैं। यह उपसूत्र ये निर्देशित करता है कि किसी सूची की एंट्री में प्रयुक्त पद प्रचलित होने चाहिए, यानी जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रचलित होने चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार कभी कभी कुछ विषयों के नाम में परिवर्तन हो जाता है तो हमें उस परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए और विषयों के नाम के परिवर्तन की स्थिति में हमें सब्जेक्ट एंट्री या फिर क्लास इंडेक्स एंट्री के हेडिंग में बदलाव कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद हमने नेक्स्ट कैनन देखा कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसे संगतता का उपसूत्र भी कहते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार किसी सूची संहिता यानी कैटलॉग कोड के नियमों एवं उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट की सभी एडिट एंट्रीज और प्रलेख की मुख्य एंट्रीज यानी मेन एंट्रीज में संगतता हो, यानी वो अनुकूल हो एक दूसरे के। इस उपसूत्र के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट्स की एंट्रीज की कुछ विशेष अनिवार्यताएं हैं। पहली है चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और दूसरा है स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये दो विशेष अनिवार्यताएं हैं। इसके बाद हमने हमारा आखिरी कैनन देखा जो कि है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, जिसे पुनः स्मरण का उपसूत्र भी कहते हैं। ये उपसूत्र DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में विकासात्मक शोध का परिणाम है और इस उपसूत्र के अनुसार किसी व्यक्ति, सत्ता, सम्मेलन, शीर्षक के बहुशाब्दिक नाम से केवल उसी शब्द या शब्द समूह को प्रविष्टि पद के रूप में चुनना चाहिए जिससे मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः स्मरण का गुण सर्वाधिक हो। अर्थात हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनमें पुनः स्मरण का गुण हो, यानी ऐसे शब्द जो हमें वापस याद आ सकें, उन्हीं शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे।
आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों, ताकि उनका लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।